हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 9th एंड 10th जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज तबीयत कुछ सही नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो गया है, बट आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट। एंड जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड वहाँ पर आप इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड क्विज़ एसेस कर सकते हो, साथ ही साथ रिलेवेंट डाटा जो मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं उसे भी एसेस कर सकते हो। So friends, without delaying, let's move to our first article. Reserve Bank of India set up new fintech department. तो ये जो फिनटेक डिपार्टमेंट है ये पहली बार आरबीआई ने सेटअप किया है। ये फिनटेक सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ ध्यान देते हैं। तो देख सकते हो पहला में आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब के अंतर्गत आएगा। तो बेसिकली आरबीआई ने ये जो नया डिपार्टमेंट सेटअप किया है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इनोवेशन है एज वेल एज जो भी चैलेंजेज है, अपॉर्चुनिटीज है फिनटेक यानी कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, उसको आइडेंटिफाई करना एंड टाइमली मैनर में उसे एड्रेस करना। ये फिनटेक होता क्या है? आपने यूपीआई यूज किया होगा, आपने मोबाइल वॉलेट यूज किया होगा, पेमेंट बैंक्स यूज किया होगा। ये सब फिनटेक सॉल्यूशंस हैं जो आपके पेमेंट सिस्टम को आसान कर देते हैं, आपकी परेशानियों को कम करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। और ये सब आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है। तो बेसिकली फिनटेक सॉल्यूशन यही सब प्रोडक्ट है। इसको ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो। तो पेमेंट फिनटेक, दूसरा है आपका ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो पेमेंट में मैंने आपको बताया पेमेंट बैंक आ जाती हैं, मोबाइल वॉलेट्स आ जाती हैं, पेमेंट गेटवे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एटीएम आप देखते हो, एमपीओएस देखते हो, ये सब आपके पेमेंट फिनटेक सॉल्यूशन है। और आपको भी पता है कितनी आसानी से आप पैसे भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द एटीएम। तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस फिनटेक सॉल्यूशन का देखने को मिलता है। एंड अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो देख सकते हो ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑन फिनटेक, ये सारे इशू ये जो नया डिपार्टमेंट है वो डील करेगा। फिनटेक के बारे में मैंने आपको बताया, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में उसको बढ़ावा देना एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं बढ़ती है फिनटेक सॉल्यूशन के कारण। क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हो, जो भी ये सब सिस्टम ऑपरेट हो रही हैं, इसके लिए बेसिक पिलर क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट। एंड कुछ जो फिनटेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फिलहाल यूज हो रहे हैं, देख सकते हो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड क्राउड फंडिंग सिस्टम, जहां पर आप फंड रेज करने का प्रयास करते हो फॉर ए डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव या फिर प्रोजेक्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। बिग डाटा की बात कर लो, रोबो एडवाइजर्स, ई एग्रीगेटर्स, ये सब कुछ एग्जांपल है। प्रीलिम्स के लिए आपको फिनटेक के बारे में अच्छे से याद रखना है। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ फिनटेक इन इंडिया, तो आप देख सकते हो इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री का जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है 50 से 60 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखने को मिला। एंड इतना ही नहीं, आप देख सकते हो आने वाले 5 सालों में ये जो वैल्यूएशन है फिनटेक इंडस्ट्री की इंडिया में 150 बिलियन डॉलर हो जाएगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को फिनटेक के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और इसके जो भी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आने वाले हैं भविष्य में, उस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस किया जाए। बेनिफिट क्या होता है फिनटेक का, तो आप भी बता सकते हो बेनिफिट क्या होता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, आसानी से आप तुरंत पेमेंट भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। रिस्क एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज आप देख सकते हो सब लगभग जिसके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं
वो सब फिनटेक सर्विसेज को यूज करते हैं। मोबाइल वॉलेट्स आप भी यूज करते हो, एटीएम्स आप भी यूज करते हो। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक ग्रेट टूल है ये आपका फिनटेक सॉल्यूशन, और काफ़ी इजीली एसेसेबल भी है। और कोविड-19 के दौरान आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो फिनटेक सॉल्यूशन है कितनी ज़्यादा मदद की है। अगर हम बात करें, जब जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो, या उसकी जगह पर आपका जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लगा, तो इन्फेक्शंस को भी स्प्रेड करने में कमी लाने में कहीं ना कहीं कह सकते हो कि फिनटेक सॉल्यूशन मदद कर सकते हैं। एंड भारत में फिनटेक कहीं ना कहीं वेरियस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू द प्रॉब्लम्स विच इज फेस्ड बाय ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे लो पेनिट्रेशन, स्कैर्स क्रेडिट हिस्ट्री, कैश ड्रिवन ट्रांजैक्शन इकोनॉमी। ये सब आपका एक कहीं ना कहीं इन सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फिनटेक एक बड़ा साधन है। बिकॉज आप समझ सकते हैं कैश ड्रिवन ट्रांजैक्शन इकोनॉमी रहेगा तो भ्रष्टाचार या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इश्यूज होती रहेंगी, लेकिन अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रमोट किया जाता है तो ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी होगी और अल्टीमेटली ये जो इकोनॉमी है उसको मोर ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकेगा। क्या की चैलेंजेस है तो आप देख सकते हो, की चैलेंजेस तो हैं। पहली बात तो ये कि ये जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है इसको रेगुलेट करना एक प्रकार से मुश्किल बड़ा कार्य है। एंड मॉनिटरिंग करो आउटसाइड द रेगुलेटेड सेक्टर, अलोंग विथ नए नए रिस्क भी तो आ सकते हैं। जैसे हमने डिजिटल पेमेंट की बात करी, लेकिन डिजिटल पेमेंट के कारण कहीं ना कहीं डिजिटल क्राइम भी तो बढ़ रहे हैं एक प्रकार से। ये जो मनी फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब होते रहते हैं, तो ये भी एक चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को यूपीआई पिन या फिर नेट बैंकिंग सबका पासवर्ड अगर पता चल जाए तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सब कुछ चैलेंजेज हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2, हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस अडॉप्टेड। तो क्या है ये हैदराबाद डिक्लेरेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ई गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस के लिए, है ना। तो आप देख सकते हो, मैं आपको सिलेबस की दुनिया में लेके चलता हूँ। कहाँ गया सिलेबस, तो आप देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने इथिक्स के लेक्चर सीरीज डाल दी है, अब 1-2 लेक्चर सीरीज और बची हैं, उसके बाद आपका इथिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन व्यू इट एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस डिक्लेरेशन में क्या बातें कही गई हैं, तो पहली बात तो ये देखो, 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस एडॉप्ट कर लिया गया है हैदराबाद डिक्लेरेशन को। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन कोलैबोरेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट, इन सबों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया था। जब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, तो ई गवर्नेंस का साफ साफ मतलब तो यही है कि जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेकर जब हम सर्विसेज डिलीवर करने का प्रयास करते हैं सिटीजन्स को, बिजनेसेस को, या फिर अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो हो गया आपका ई गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि डिजिटल माध्यम से हम जब ये सारे सर्विसेज डिलीवर करने लगे तो ये हो गया आपका ई गवर्नेंस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहे तो पहले कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता था तो आपको फिजिकली अपने चप्पल घिसाने पड़ते थे to go to the office to fill up the form and to get verification and to get the document। आज क्या है, आज आप ऑनलाइन सब कुछ भरो एंड डॉक्यूमेंट लेना है तो लो, ऑनलाइन आपको रिसिप्ट मिल जाती है, ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट मिल जाती हैं। तो ये हो गया ई गवर्नेंस का एक बेनिफिट, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसने मदद किया है टू एनहांस द कवरेज एज वेल एज इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, improve responses to the citizen, and सबसे इंपॉर्टेंट बात लोअर कॉस्ट। एंड सिटीजन के लिए क्या बेनिफिट हुआ, तो बेटर एसेसिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज, इक्विटी, सोशल एम्पावरमेंट एज वेल, है ना। कोई गरीब है,
अब उसको सर्विसेज अवेल करना है तो पता चला वो दूसरे लोग के पास गया, वहां पर उसको पैसा मांगने लगे। लेकिन ई गवर्नेंस के माध्यम से आराम से वो सर्विसेज को लाभ उठा सकता है। तो सोशल एम्पावरमेंट एज वेल एज बेटर एक्सेस टू द सर्विसेज, इक्विटेबल एक्सेस टू द सर्विसेज, ये सब कुछ बेनिफिट हुए हैं। एंड अगर हम बात करें क्या की हाईलाइट है हैदराबाद डिक्लेरेशन के, तो एक तो ये कि जो सिटीजन सर्विसेज इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा आधार की मदद से, यूपीआई की मदद से, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन, और ये सब आप यूज करते हो। क्या आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? तो आप बताओ, आप आसानी से सर्विसेज को यूटिलाइज कर पाते हो? क्या ये इंडिकेशन नहीं है आपके ई गवर्नेंस के बेनिफिट का? एंड नेक्स्ट की हाईलाइट की बात करें तो जो नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसको फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंट किया जाए इन द की सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अदर। नेक्स्ट इज योर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि आने वाले समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, जैसे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में इन सब का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G, तो इसका एक बेनिफिट पॉइंट भी है लेकिन एक निगेटिव पॉइंट भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिक्लेरेशन में कही गई है कि इन सारे के सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का रेस्पॉन्सिबल यूज हो, ये ध्यान रखा जाए कि इन सब का गलत प्रयोग ना हो। नेक्स्ट इज योर रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू विथस्टैंड द पैंडेमिक, वेरियस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाया जाए पैंडेमिक को डील करने के लिए, लाइक द डिसरप्शंस, मेक डिजिटल द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, सर्विस डिजाइन एंड डिलीवरी, यानी कि जो डिजिटल सेक्टर है उसको गवर्नेंट का एक प्राइमरी एस्पेक्ट के रूप में तैयार किया जाए। एंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA, इसको अडॉप्ट किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विथ मैती। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस। और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईलाइट ऑफ हैदराबाद डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। मेंस के लिए आपको क्वेश्चन ई गवर्नेंस क्या है ऐसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको इनडायरेक्टली पूछेंगे कि हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस के सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स पर चर्चा करें। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो ये बात निकल कर आती है। एंड अगर हम बात करें सम ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, तो देख सकते हो भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका ने लाया है और इसके तहत ऑनलाइन डिलीवरी लैंड रिकॉर्ड का, देखो कितना सिग्निफिकेंस रोल ई गवर्नेंस का आने वाले समय में होने वाला है। भूमि प्रोजेक्ट फॉर कर्नाटका, जिसके तहत ऑनलाइन डिलीवरी लैंड रिकॉर्ड्स करी जाती हैं। ई सेवा आंध्र प्रदेश में, ज्ञान दूत मध्य प्रदेश में, लोकवाणी उत्तर प्रदेश में, जिसके तहत ग्रीवेंसेस, कोई समस्याएं हैं सिटीजन की, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस एज वेल एज मिक्सचर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, ये सब लोकवाणी टूल के माध्यम से दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्रेंड्स, यानी कि फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, एफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द सर्विसेज इन केरला। तो फ्रेंड्स, तो ये प्रीलिम्स के भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, लोकवाणी, ज्ञान दूत, मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकता है, तो यू कैन रिमेंबर दैट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। ई गवर्नेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ई गवर्नेंस का डिफिनेशन, साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस जो ई गवर्नेंस सेक्टर में हैं, और साथ ही साथ इसके क्या सिग्निफिकेंस है सोशल एम्पावरमेंट के लिए या फिर ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल सेक्टर, ये सब आप एस्पेक्ट पर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट वी मूव टू द हर गोविंद खुरानाज 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। तो डायरेक्ट टॉपिक में आपका ये कवर होगा, देख सकते हो आप। अगर हम बात करें अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आपका ये कवर अप होगा। तो अगर हम बात करें हर गोविंद खुराना की, तो रायपुर विलेज, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये बाद में नेचुरलाइज्ड सिटीजन यूएस के बन गए थे। 1969 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था और इनका जो अर्ली ट्रेनिंग है वो केमिस्ट्री में रहा है, लेकिन बाद में इन्होंने केमिस्ट्री को प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। आप समझ सकते हो कि केमिस्ट्री का ज्ञान इनके पास है और केमिस्ट्री के ज्ञान को ये बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
और उसके बाद केमिकल बायोलॉजी फील्ड का जन्म होता है। केमिकल बायोलॉजी मतलब समझ रहे हो क्या है, कि हम केमिस्ट्री के जो रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका केमिकल बायोलॉजी। तो मेजर अचीवमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 1968 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इनको मिला, और इसके साथ साथ शेयर भी की गई थी ये प्राइज निरेनबर्ग एंड होले के साथ फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड। साथ ही साथ क्या इसका फंक्शन होता है जेनेटिक कोड का प्रोटीन सिंथेसिस में, इसके बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने प्रूव किया कि ये जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड मतलब आप समझते हो ना, जीन्स में जो अरेंजमेंट होता है उसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये जो जेनेटिक कोड है ये 64 डिफरेंट 3 लेटर वर्ड से बना हुआ है, इन्होंने प्रूव किया। और ये बताता है कि जो सेल है वेयर टू बिगिन रीडिंग द कोड एंड वेयर टू स्टॉप। एंड इन्होंने वर्ल्ड का पहला सिंथेटिक जीन भी कंस्ट्रक्ट किया which paved the way for further advancement in the field of genetic engineering and biotechnology। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हो, वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक जीन। तो एक प्रकार से रास्ते खुल गए फॉर द फर्दर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, की साइंटिफिक जीन जो है बनाए जा सकते थे। बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो और ज़्यादा ओपन हो गया। एंड इन्होंने म्यूटेशंस को भी इन्वेस्टिगेट किया जो रेडोस्पिन में देखने को मिला, विच आर एसोसिएटेड विद रेटिनिटिस पिगमेंटेशा, जिसके कारण आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। एंड ये याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, रेडोस्पिन ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है जो रेटिना में मिलती है इन द वर्टिब्रेट आई। एंड इन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द साइंस ऑफ पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। और ये जो आपका पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, इसका इस्तेमाल जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने में काम आता है फ्रॉम एन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लाइक ए वायरस। तो ये टेस्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस इनकी रही है। एंड डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, तो टीआरएनए जिसको हम कहते हैं, इनके स्ट्रक्चर को भी इन्होंने डिकोड किया। और ये जो आपका टीआरएनए है, इट इज़ नथिंग बट आरएनए मॉलिक्यूल जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। गवर्नमेंट रिलीजेज रिवाइज्ड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। तो हम बात करेंगे व्हाट इज दिस रिवाइज्ड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में आएगा, हालांकि इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी टॉपिक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ओवरऑल आप कवर कर सकते हो। तो देख सकते हो जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इन्होंने हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया 2021 ये रिलीज किया है हाल ही में। ये जो गाइडलाइन है बेसिकली रिप्लेस करेगा अर्लियर वर्जन ऑफ हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस 2016 एमिडिस्ट जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं एज वेल एज अर्बन फ्यूचर्स के लिए जो विजन रखे जा रहे हैं एंड इन्वायरमेंट्स, दैट्स वाई ये रिवाइज की गई हैं। क्या की ऑब्जेक्टिव है? तो पहली बात तो ये कि जो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं रिगार्डिंग द एक्सेसिबिलिटी नीड्स उनको सेंसिटाइज किया जाए एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाएंगे सारे के लिए। कैसे? तो एक्सेसिबिलिटी नीड्स जो जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इनकी जो एक्सेसिबिलिटी नीड है, अब पीडब्ल्यूडी इनको क्या चाहिए? इनको ऐसे सर्विसेज चाहिए जो इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सके। जैसे आपने मेट्रो स्टेशन में देखा होगा पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो वही बात है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाएंगे सारे के लिए थ्रू रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सेसिबिलिटी नीड्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। एल्डरली के लिए अपनी नीड होती है, वुमेन के लिए अपने, चिल्ड्रन के लिए अपने, एंड ऑल थ्रू द यूनिवर्सल डिजाइन अप्रोच along with a specific built environment elements भी रिकमेंड किए गए हैं along with their accessibility attributes। एंड ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है ये अपना फोकस बैरियर फ्री इन्वायरमेंट से शिफ्ट करके यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी यानी कि जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उन सब के लिए जो
एसेसिबिलिटी प्रोवाइड किए जाए, जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए हो गई, वुमेन के लिए हो गई, एल्डरली के लिए हो गई। पहले क्या था, बैरियर फ्री, कि भाई साहब कोई बाधा ना आए इनको सर्विसेज एक्सेस करने में। अभी क्या है, यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी, सबको एसेसिबिलिटी प्राप्त हो। एंड ये जो गाइडलाइंस है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट इन सब के लिए। एंड अदर इनिशिएटिव जो लिए गए टू ग्रेटर एसेसिबिलिटी ऑफ ऑल। आप ऑब्जेक्टिव या थीम समझ रहे हो ना, ग्रेटर एसेसिबिलिटी ऑफ ऑल का क्या मतलब हुआ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको एसेसिबल बनाया जाए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, चाहे वो एल्डरली हो, चाहे वो आपका चिल्ड्रन हो। ये हो गया आपका यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी, सो दैट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेस करने में किसी व्यक्ति को परेशानी ना आए। ये हो गया आपका, ठीक है। एंड तो अदर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए टुवर्ड्स ग्रेटर एसेसिबिलिटी फॉर ऑल, तो एक तो आपका राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन द सर्विसेज जो पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती हैं, इसके बारे में एडवोकेट करता है, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सर्विसेज एसेसिबिलिटी में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज हो या फिर पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज हो। एंड नेक्स्ट जो एसेसिबल इंडिया कैंपेन, एसेसिबल इंडिया कैंपेन में जैसे देख सकते हो सुगम्य भारत अभियान है, जिसके तहत बैरियर फ्री अर्बन डेवलपमेंट फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी कि पर्सन विथ डिजेबिलिटीज के लिए बैरियर फ्री अर्बन डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि ये जो अर्बन एरिया जिसका डेवलपमेंट किया जाएगा उसमें ये इंश्योर किया जाए कि पीडब्ल्यूडी के लिए भी वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटी मिशन अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन। देख सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन जो कंसेप्ट लाई गई थी, जिसके तहत स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, इन्होंने भी ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल डिजाइन का उसको अडॉप्ट किया था इन देयर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। और यूनिवर्सल डिजाइन अप्रोच का बेसिक एम क्या है कि एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव एंड इंक्लूसिव माइंडसेट प्रोवाइड किया जाए जो डाइवर्स पॉपुलेशन टाइप के नीड्स को एसेस करे, ठीक है। जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनके लिए वो सर्विसेज एक्सेसिबल हो, या फिर यूं कह सकते हो कि पीडब्ल्यूडी हैं या फिर चिल्ड्रन है, एल्डरली है, इन सब के लिए ये सर्विसेज एक्सेसिबल हो, सो दैट कोई स्टिग्मा अटैच ना रहे ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एबिलिटी और एनी अदर ह्यूमन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल डिजाइन अप्रोच कि ऐसा डिजाइन किया जाए कि सब के लिए ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल हो, सबके लिए सर्विसेज एक्सेसिबल हो। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड, और ये आप पढ़ सकते हो यूनिवर्सल डिजाइन इंडिया प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। चाइनाज चंगे 5 लूनर प्रोब, इन्होंने फर्स्ट ऑन साइट एविडेंस वाटर का मून के सरफेस पर फाइंड आउट कर लिया है। और वैसे भी आपको पता है कि मून पर वाटर की अगर हम बात करें तो हमारा जो चंद्रयान 1 है उसने भी फाइंड किया है कि हाँ भाई साहब चंद्रमा पर वाटर का एविडेंस है। लेकिन हम सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मून पर क्यों दिख रहा है, वो थोड़ा सा हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस, ठीक है। तो देख सकते हो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए जो चंगे 5 है किसके लिए है, आपका मिशन टू मून, ठीक है। एंड क्या न्यूज में है तो वाटर का प्रेजेंस कंफर्म कर दिया गया है बाय द रिमोट ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो लैंडर है इसने वाटर के साइन यानी कि वाटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया है इन द रॉक्स एंड सॉइल। एंड साथ ही साथ इट आल्सो रिवील्ड कि जो मून है ये ड्रायर हो गया है। एंड क्यों ये ड्रायर हुआ है, तो एक तो डी गैसिंग ऑफ इट्स मेंटल भी रिजर्वेयर। डी गैसिंग मतलब समझते हो, सारे गैस जो हैं बाहर आ जाते हैं, उसको डी गैसिंग कहते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो मून है ये ड्रायर हो गया है। एंड इससे पहले इंडिया का जो चंद्रयान 1 है 2008 में लॉन्च किया गया था, इसी का डाटा एनालिसिस के बाद पता चला कि देयर इज एविडेंस ऑफ वाटर इन द एक्सोस्फीयर ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून एज वेल, एंड सब सरफेस में भी वाटर है। एंड ऑल्सो जो चंद्रयान 2 है 2009 में लॉन्च की गई थी, आपको ही पता है, इसने कहीं ना कहीं वाटर आइस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया इन द परमानेंटली शैडोड रीजन जो मून
पे हैं। एंड आने वाले समय में सेवरल कंट्री जिसमें इंडिया भी है, ये सब प्लान कर रही हैं कि लूनर मिशन लॉन्च करें। मीन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार इतना ज़्यादा रिन्यूड इंटरेस्ट क्यों है। नासा भी आपको पता है कि वो मून पर दोबारा मैंड मिशन लेके जाने का प्रयास कर रही है, बट व्हाई, क्यों? एक तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कैसे? तो हीलियम 3 जो कि आइसोटॉप है हीलियम का, वहाँ मून पर एबंडेंट मात्रा में है, लेकिन ये जो हीलियम 3 है अर्थ पर रेयर है, काफ़ी कम मिलते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो हीलियम है ना, पोटेंशियल फ्यूल है न्यूक्लियर फ्यूजन का, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है अगर ये हीलियम 3 की एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज योर बेस फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। हाँ, ये तो आप बार बार सुनते रहोगे कि जो मून का इस्तेमाल एक प्रकार से फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, और ये बेस्ट प्लेस है टू टेस्ट हाउ द लाइफ रिएक्ट्स टू हार्श कंडीशंस टू द स्पेस। एंड नेक्स्ट इज योर टू स्टडी द अर्थ। और आपको भी पता है मून और अर्थ दोनों कॉमन पास्ट शेयर करते हैं, तो ये बता सकेगा कि कैसे अर्थ का अर्ली पास्ट था, कैसे बना, क्या था। तो इट कैन ऑल्सो टेल अबाउट द अर्थ। कुछ फ्यूचर लूनर मिशन आपको याद रखने, आर्टेमिस मिशन नासा का है, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर नासा का है, कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर साउथ कोरिया का है, चंद्रयान 3 इंडिया का है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। एक आप मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्कस कर लो। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट अब ये 5 पोल बॉन्डेड स्टेट्स में लग गई हैं, और ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता है दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट किया जाता है, कैंडिडेट्स को रेगुलेट किया जाता है पीरियर टू द इलेक्शन, कि भाई साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। और याद रखना है आपको आर्टिकल 3 to 4 इम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डू शो। एंड ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है ऑपरेशनल होते हैं कहाँ से, फ्रॉम द डेट इलेक्शन से ड्यूरी, यानी कि जिस दिन जो इलेक्शन शेड्यूल का डेट लॉन्च हो गया उसी समय से एमसीसी लागू हो जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक रिजल्ट्स अनाउंस ना हो। और ये याद रखना है इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट्स व्हाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया ऑल द डिटेल्स। और सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल लॉन्च नहीं किया है तो you can subscribe it and please share the video if you like it. Thank you friends, thank you very much for the discussion.